बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.7 और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और लेक्चर नंबर 49 है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में यूज़ होगा और क्वेश्चन का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी स्टेटमेंट के अंदर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला सवाल है वो है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली। अब यहाँ पे बता दिए कि वेरी कर रहा है डायरेक्टली, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन की बात है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हिंट वर्ड्स होते हैं जिनको देख के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। पहले स्टेटमेंट सारी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब varies directly as the square of the length L of an edge as a square, मतलब स्क्वेयर होगा। ठीक है, जो नंबर इसके बाद आना है किसका स्क्वेयर होगा? ऑफ द लेंथ L ऑफ एन एज, लेंथ L का स्क्वेयर होगा। तो इसको भी प्रोमिनेंट कर लेते हैं। एंड A इक्वल्स टू 27 स्क्वेयर यूनिट्स व्हेन L इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। A की वैल्यू 27 है स्क्वेयर यूनिट्स है और L की जब L 3 यूनिट्स होगा। ये वैल्यूज़ गिवन है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है, मतलब जो K होता है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर फाइंड करेंगे A को व्हेन L की वैल्यू 4 गिवन होगी और फिर L को जब A की वैल्यू 12 स्क्वायर यूनिट्स गिवन होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में दोबारा से आपको क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ए, मैंने ए लिखा, ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वेयर, तो वेरी कर रही है डायरेक्टली एज द स्क्वेयर ऑफ द लेंथ एल, एल का स्क्वेयर और डायरेक्टली वेरी करिए, सो एल स्क्वेयर इस तरह से लिख लिया। सो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर। एक तो ये चीज़ गिवन है, मैंने ये एक चीज़ लिख ली है। अब और क्या गिवन है? और गिवन है कि ए जो है उसकी वैल्यू 27 है वैन 27 स्क्वेयर यूनिट्स। आगे यूनिट्स लाजमी लिखने हैं क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो एरिया 27 स्क्वेयर यूनिट्स हो गया व्हेन जब एल गिवन है 3 यूनिट्स, एल मतलब लेंथ। जी, ये सब कुछ गिवन था, ये सारा गिवन है। अब इस सारे को यूज़ करते हुए जो हमारे पास के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो गिवन है कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर। सो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वालिटी का साइन आएगा, तो साथ ही कांस्टेंट के जो है वो भी आ गया। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैंने फाइंड करनी है वैल्यू के की। सो के की वैल्यू को फाइंड किस तरह से करेंगे? लिखते हैं यहाँ पे टू फाइंड के, टू फाइंड के। और के की वैल्यू को किस तरह से फाइंड करेंगे? ए गिवन है, एल भी गिवन है, तो के की वैल्यू आ जाएगी। हम पुट करेंगे, पुट ए इक्वल्स टू 27, एल इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करेंगे। ए की जगह लिखा 27, के, एल की जगह 3 और 7 स्क्वेयर। सो अब 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, इसके साथ आगे डिवाइड हो जाएगा 27 के साथ। तो 27 डिवाइड बाई 3 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के। तो 27 डिवाइड बाई 3 का स्क्वेयर हो गया 9 इज इक्वल्स टू के। सो 3 के टेबल से कटिंग कर लेंगे 3 टाइम्स और ये 9 और 3 1 3 3 3 9। के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू आ गई है 3। सो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब क्या करना है? अब फाइंड करना है ए को जब एल 4 यूनिट्स गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं टू फाइंड ए। ठीक है जी, ए को फाइंड आउट करेंगे। और ए को कैसे फाइंड करेंगे? जब एल 4 गिवन है और के तो हमने फाइंड कर लिया, के की वैल्यू 3 आई है। पुट करेंगे इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइजेस थी उनको सॉल्व करते थे, उसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है और स्टेटमेंट में सारा क्वेश्चन छुपा होता है, वहाँ से आपने सारा कॉन्सेप्ट देखना होता है और अपने जो गिवन होता है उसको अपनी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है। अब इस सब को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ए की जगह पे आएगा, अच्छा ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ए इधर ही रहेगा,
के की वैल्यू फाइंड कर ली थी जो कि 3 है, और एल की वैल्यू 4 आई है, 7 स्क्वायर आ गया। सो 3 और 4 का स्क्वायर 16, सो 16 इंटू 3 हो जाएगा 6 टाइम्स 18 और 3 448। सो ए की वैल्यू आ गई है 48। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 48 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है? सेकेंड पार्ट है एल को फाइंड करना है व्हेन ए इक्वल्स टू 12। तो लिख लेते हैं टू फाइंड एल। टू फाइंड एल, अब एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू क्या गिवन है? ए की वैल्यू 12 गिवन है, के की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि 3 थी। तो अब इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे अगेन इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम सब वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करते हैं। तो ए की जगह 12 लिखा, के की जगह 3 और एल स्क्वायर। सो इम्प्लाइज दैट 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, और ये कैंसिल होके 4 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर आ गया, और यहाँ से लेंथ इक्वल आ गई है 2k। तो L की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और K की भी फाइंड कर ली थी, L 2 यूनिट्स आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि L इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि L इज़ इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। तो ये जी आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सरफेस एरिया S of the sphere varies directly as the square of radius r and s equals to 16 pi when r equals to 2. Find r when s equals to 36 pi. क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्या कहा है इसमें? द सरफेस एरिया S ऑफ द स्फेयर, जो सरफेस एरिया है स्फेयर का वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली। सो इसमें भी डायरेक्ट वेरिएशन हो रही है। एज द स्क्वेयर ऑफ रेडियस आर, किसकी? एरिया की रेडियस के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है और रेडियस के स्क्वायर के साथ। सो सोल्यूशन में लिखेंगे कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया को एस से यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो मैंने एरिया को ए नहीं लिखना, एरिया को मैं एस लिखूंगी क्योंकि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें एरिया को एस कहा गया है। सो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक तो ये बात लिख ली जो कि गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। और क्या गिवन है? और गिवन है कि s इज इक्वल्स टू 16 पाई। s जो है वो 16 पाई है व्हेन r इक्वल्स टू 2, जब r की वैल्यू 2 है। तो r को फाइंड करेंगे जब s की वैल्यू 36 पाई होगी। तो इसका सोल्यूशन जो है कंप्लीट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हमें पता है कि k कांस्टेंट आ जाएगा। सो k आ गया ये चीज़, और मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते होते थे। अभी तक जितनी भी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, अगर आपने मेरा कंप्लीट सोल्यूशन देखा है, सारे लेक्चर्स देखे, तो आपको पता होगा पहले k की वैल्यू फाइंड करते हैं। k की वैल्यू फाइंड करने के बाद सब बाकी सब वैल्यूज़ मतलब रिक्वायर्ड होती हैं फाइंड आउट करने के लिए, उनको फाइंड आउट किया जाता है। सो लिख लेते हैं सबसे पहले कि टू फाइंड k की वैल्यू कैसी आएगी? s की 16 गिवन है, r की 2, तो इनको यूज़ करेंगे। पुट s इज इक्वल्स टू 16 पाई एंड r इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो s की जगह पे मैंने लिखा 16 पाई, कि r की जगह पे लिखा 2 और साथ स्क्वायर आ गया क्योंकि इसमें स्क्वायर गिवन है। तो 16 पाई इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 16 के साथ 4 डिवाइड हो गया इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अच्छा, k के ऊपर स्क्वायर नहीं है, k के ऊपर स्क्वायर नहीं है, k इसी तरह से है, कैंसिल होके k की वैल्यू आ गई 4। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 4 पाई आ गया, 16 के साथ पाई था तो 4 पाई कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k की वैल्यू आ गई है। अब इस k इज इक्वल टू 4 पाई वाली वैल्यू को यूज़ करके आगे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चंस को। तो अब लिख लेते हैं कि फाइंड r व्हेन s इज इक्वल्स टू 36 पाई। अब r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब s की वैल्यू 36 पाई गिवन है। तो लिख लेते हैं कि टू फाइंड r
जी, अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एस की वैल्यू 36 पाई यूज़ करेंगे। तो एस इज इक्वल्स टू 36 पाई के हम निकाल चुके हैं जो कि 4 पाई आया है। अब हम सब इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 ये है एस इक्वल्स टू के आर स्क्वेयर। सो एस की जगह पे मैं लिखूँगी एस इज इक्वल्स टू के आर स्क्वेयर है। एस की जगह पे मैंने लिखा 36 पाई, के की वैल्यू 4 पाई आई है, और आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 36 पाई के साथ आके इसने डिवाइड हो जाना है, ये 4 पाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपनी जगह पे ये। अब पाई पाई कैंसिल, और 4 1 4 4 9 36, तो 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे जब मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो इस तरह से आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, और 9 स्क्वायर होता है हमेशा 3 का, तो मैंने ऐसे लिख लिया कैंसिल, तो r इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो ये जो r की वैल्यू 3 आई है ये आ गया है आंसर। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों आती हैं, तो मेरे पास r की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव 2 वैल्यूज़ हमेशा आती हैं। अब r रेडियस है स्फीयर का, सो पॉजिटिव क्वांटिटी को कंसिडर किया जाएगा। सो r जो है लिख लेते हैं एज r इज़ अ रेडियस ऑफ स्फीयर, एज r इज radius of a sphere, so we consider positive quantity, पॉजिटिव क्वांटिटी को कंसिडर किया जाएगा। सो r की वैल्यू 3, रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे जी सो r इज इक्वल्स टू 3 जो है वो आ गया है आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का भी कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन हुक्स लॉ द फोर्स F applied to stretch a string varies directly as the amount of elongation S and F equals to 32 and when S equals to 1.6। हुक्स लॉ में क्या कहा गया है कि फोर्स अप्लाई हो रही है टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली। अगेन कीवर्ड आ गया हमारे पास कि वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली। सो डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट इसमें भी आ गया है। क्या डायरेक्टली वेरिएट कर रहा है? एज द अमाउंट ऑफ एस, तो यहाँ से F और यहाँ से S, ठीक है। फोर्स अप्लाई हो रहा है टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग एज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन S। सो इसके सोल्यूशन में क्या आएगा? सोल्यूशन फोर्स जो अप्लाई हो रही है डायरेक्टली वेरी कर रही है, सो यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएशन आ जाएगा और ये डायरेक्टली वेरी कर रही है एस से, तो मैंने एस लिख लिया, ठीक है। अब क्या है? अब गिवन है कि F इज इक्वल्स टू 32 LB और S इक्वल्स टू 1.6 इंच, सही। सो अब F अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वालिटी का साइन आएगा तो K भी साथ आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो सबसे पहले K कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, फिर बाकी काम बाद में होंगे। तो फाइंड K लिख लेते हैं पहले, कि पहले K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बाद में बाकी सब चीज़ें। सो पुट करेंगे K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए F और S की वैल्यू को। तो पुट F is equals to 32 LB and S is equals to 1.6 in equation number 1। F की जगह 32, K S की जगह पे 1.6। अब 1.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 के साथ डिवाइड हो जाएगा, is equals to K। So 32 divided by 1.6 is equals to K। 32
डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू के, और 32 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू के। अब इसको 2 के टेबल से अगर कटिंग की जाए, सो 2 8 ज़ा 16, 2 1 2 1 ज़ा 2 और 16 टाइम्स आ जाएगा 32। अच्छा 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बचा इज इक्वल्स टू के। सो के की वैल्यू आगे है 2 10 ज़ा 20। सो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के की वैल्यू आ गई है 20। के फाइंड आउट हो गया। अब फाइंड करना है एस को व्हेन एफ इज इक्वल्स टू 50 LB। सो लिख लेते हैं टू फाइंड एस को फाइंड करना है। तो एस को फाइंड करने के लिए एफ की 50 वैल्यू कहा गया कि पुट करनी है आपने, और के कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वही वैल्यू यूज़ होगी जोन सी हमने फाइंड की है। अब ये सब वैल्यूज पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि ये है एफ इक्वल्स टू के एस है। सो एफ इज इक्वल्स टू के एस में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन रब हो गया, इसका सेकंड पार्ट बुक से देख लेंगे। एफ इज इक्वल्स टू के एस में वैल्यू पुट करनी है। तो एफ है 50, ये फर्स्ट पार्ट करने के लिए क्वेश्चन का एफ 50 है, के है 20 और एस को फाइंड आउट करना है। 20 के साथ एस मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 20 एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 50 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू एस, 0 0 कैंसिल, सो एस इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2। सो एस की वैल्यू आ गई है 50 डिवाइड बाई 20 था, 5 डिवाइड बाई 2। अगर चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी लिखा जा सकता है। सो अगर पॉइंट्स में लिख दें तो एस इज इक्वल्स टू 2.5 इंच आंसर आ जाएगा। तो ये एस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। के की अब फाइंड करनी है वैल्यू एफ की। पहले एस की निकाली, अब एफ की निकालनी है। तो एफ के निकालने के लिए एस की वैल्यू 0.8 गिवन है, और के भी हमें पता है कि वो 20 है। इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो f इज़ इक्वल्स टू के की जगह पे 20, s की जगह पे 0.8। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 0.8 आ जाएगा 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, और 2 मल्टीप्लाई इस तरह से 0 0 कैंसिल, और 2 8 जा 16, तो 16 LP। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 के जो पार्ट्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उनका। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो जी ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d फ्रॉम इट। If the intensity is 20 candle power at a distance of 12 feet from the source, find the intensity at a point 8 foot from the source. So, क्या कहा गया है, the intensity I, तो एक वर्ड तो हो गया intensity I of light from a given source. लाइट की जो इंटेंसिटी है गिवन सोर्स से वो वेरी कर रही है इनवर्सली। ठीक है जी। सो एक की वर्ड हो गया इनवर्सली, मतलब यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज़ होंगी वो उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, वो वेरी करी होंगी इनवर्सली वेरी करी होंगी एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से, और डिस्टेंस के स्क्वायर से, एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के स्क्वायर से, डिस्टेंस d फ्रॉम इट। अगर इंटेंसिटी 20 कैंडल पावर है, अगर इंटेंसिटी 20 है, मतलब आई को अगर 20 दिया गया है एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 12 फीट, डिस्टेंस डी पर फ्रॉम द सोर्स, फाइंड करना है इंटेंसिटी को एट अ पॉइंट 8 फुट फ्रॉम द सोर्स। सो वैल्यूज गिवन है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल वैसे होगा जैसे लास्ट क्वेश्चंस को किया था, बस यहाँ पे ये कि जो चीज़ें गिवन है उनको डिटेल में पहले से लिख लेंगे, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लिया हमने कि इसमें क्या कहा गया है। अगेन दोबारा से इसके जो मेन पॉइंट्स थे या मेन कीवर्ड्स उनको पढ़ लेते हैं कि
इंटेंसिटी आई गिवन है और कहा गया है कि इंटेंसिटी लाइट की गिवन सोर्स से इन्वर्सली वैरी कर रही है एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी। सो सोल्यूशन में क्या आएगा अगर इसका रिलेशनशिप लिखें इंटेंसिटी और डिस्टेंस का। सो सोल्यूशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज, इंटेंसिटी आई वो वेरी करी है इन्वर्सली, मतलब जो भी चीज़ इसके साथ होगी 1 से डिवाइड होकर आएगी एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी। सो डी का स्क्वायर और 1 के साथ डिवाइड करके मैंने डी स्क्वायर को क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन्वर्सली वैरी करी है। तो जब कोई चीज़ इन्वर्सली वैरी करी होती है उसको इस तरह से लिखा जाता है। सो स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो पहला दिया था पॉइंट वो तो हमने नोट आउट कर लिया है। अब क्या कहा गया है कि अगर इंटेंसिटी 20 है, अगर इंटेंसिटी जो है वो गिवन है 20 कैंडल पावर, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट, तो डिस्टेंस डी जो है वो 12 फीट है, तो हमने फाइंड आउट करना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं, के को कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हमेशा हर क्वेश्चन में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हम लोग के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद बाकी सब कुछ फाइंड आउट करते हैं जो कहा गया होता है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड करना है इंटेंसिटी को, फाइंड करना है डिस्टेंस को, ये जो भी है, तो ये चीज़ें बाद में फाइंड आउट की जाती हैं। सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को फाइंड किया जाता है क्योंकि वो आगे यूज़ होती है, वो फाइंड करेंगे तभी आगे बाकी की चीज़ों को फाइंड आउट किया जा सकेगा। सो इंटेंसिटी इज इन्वर्सली वेरिएट टू डिस्टेंस डी स्क्वायर। सो जब इसको ऐसे लिखा जाएगा, इक्वालिटी का साइन डाल के जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी आई इज इक्वल्स टू, ये साइन चेंज हो गया इक्वल्स टू में, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का साइन के स्क्वायर आ गया, के आ गया और साथ 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर ऐसे लिख लिया, ठीक है। और तो इस चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आई इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये जो मैंने चीज़ लिखी है इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी टू फाइंड के, क्योंकि जो के मैंने लिखा है इसकी वैल्यू को भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो टू फाइंड के क्या करेंगे, पुट करेंगे आई को, हाँ जी, आई को इक्वल्स टू 2 कैंडल पावर एंड डिस्टेंस को 12 फीट जी, ये इन इक्वेशन नंबर 1 में, जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली। सो इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। आई की जगह पे मैं लिखूंगी आई इज इक्वल्स टू के डिवाइड बाई डी स्क्वायर, है ना। सो आई की जगह पे मैंने क्या किया, आई की जगह पे मैंने 2 लिखा, के एज इट इज़, और डी की जगह पे 12 आ गया क्योंकि डी की 12 वाली की मैंने 7 स्क्वायर। सो 2 अच्छा 12 स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। सो 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 और ये 2 है, अच्छा 20 है, यहाँ पे 20 गिवन है तो मैंने वहाँ पे 2 लिखा है, 20 इधर भी 20 लिखेंगे फिर, और यहाँ पर भी 20 आएगा। इंटेंसिटी गिवन है 20 जी, ये, और यहाँ पे भी 20, तो इधर 20 है तो यहाँ पे भी 20 और यहाँ पर भी 20। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 144 इक्वल्स टू के। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ गई है 2880। सो के इज इक्वल्स टू 2880। ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड आउट कर लिया। अब जी क्या करना है, आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है कि इफ इंटेंसिटी, अच्छा ये बात होगी, फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट 8 फुट। तो अब इंटेंसिटी को फाइंड करना है, मतलब आई को फाइंड करना है, तो लिखते हैं टू फाइंड आई। तो आई को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस डी गिवन है 8 फुट, और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली जो क्या है 2880। इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इन सब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली। सो आई इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर।
सो आई को तो फाइंड आउट करना, आई एज इट इज, के आया है 2880 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस 8 है, साथ इसका स्क्वायर लिख लिया क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है। सो आई इज इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64। तो अब 2800 डिवाइडेड बाई 8 है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे, कटिंग करेंगे तो 45 आ जाएगा। सो आई की वैल्यू आ गई है 45 और साथ कैंडल पावर लिख लिया। तो जी ये आ गया है आंसर, आई इज इक्वल्स टू 45 क्वेश्चन नंबर 4 का। और जी ये कंप्लीट सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसका क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझा, उसमें जो चीज़ें गिवन थी उनको भी अंडरस्टैंड किया और साथ इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं कि वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेशर P in a body of fluid varies directly as the depth D. If the pressure exerted on the bottom of a tank by a column of fluid 5 foot high is 2.25 pounds per square, in how deep must the fluid be to exert a pressure of 9 pounds per square in? क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, द प्रेशर P, जो प्रेशर है बॉडी में, इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड्स की बॉडी में जो प्रेशर P है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। सो इसमें जो रिलेशनशिप है प्रेशर एंड डेप्थ D के दरमियान में वो डायरेक्टली वेरिएशन का है। सो प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। सो यहाँ जो कीवर्ड्स हमारे पास है वो है प्रेशर P, डेप्थ D, और रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर P एंड डेप्थ D इज डायरेक्टली वेरिएशन। इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक, अगर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है टैंक के बॉटम में बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फुट हाई इज 2.25 पाउंड्स पर स्क्वायर, कितना डीप मस्ट बी द फ्लूइड होगा भी टू एक्सर्ट प्रेशर, कि वो प्रेशर को एक्सर्ट करे 9 पाउंड्स पर स्क्वायर में। सो यहाँ पे वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज़ गिवन है और इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। सोल्यूशन इसका बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे लास्ट के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका किया है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं और जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो भी देख लेते हैं। इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फुट, सो ये जो गिवन है हाई इज 2.25 पाउंड्स पर स्क्वायर। सो जो गिवन है प्रेशर वो दिया हुआ है 2.25। इन हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड कितना डीप होगा, मस्ट द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट, कि फ्लूइड एक्सर्ट करे अ प्रेशर ऑफ दिस। सो प्रेशर P की वैल्यू ये गिवन है। यहाँ पे जो डेप्थ गिवन है वो 5 फीट है, मतलब 5 फीट वो गहरा है। तो यहाँ सबसे पहले तो प्रेशर P और डेप्थ D के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है उससे लिख लेते हैं। सो P डायरेक्टली वेरिएशन है, सो डायरेक्टली वेरिएशन में 1 से डिवाइड करके D को नहीं लिखेंगे। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। अच्छा ये लिख लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे D की वैल्यू गिवन है 5 फुट और प्रेशर गिवन है 2.25 पाउंड्स पर स्क्वायर या LB पर स्क्वायर। ये प्रेशर लिख लिया। आगे क्वेश्चन का किया जा रहा है कि हाउ मच द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 पाउंड्स पर स्क्वायर, कितना गहरा होगा या कितनी डेप्थ होगी उस फ्लूइड की बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर, कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर इस लेवल पे, मतलब यहाँ पे फाइंड आउट करना है D को। और प्रेशर बाद में गिवन होगा 9 पाउंड्स पर स्क्वायर। सो ये वैल्यूज़ आपस में रिलेट कर रही हैं और साथ में ये वाली वैल्यूज़ आपस में रिलेट कर रही हैं। सो ऐसे करते हैं कि वैल्यूज़ तो हमने लिख ली हैं जो उनसी सारी गिवन थी क्वेश्चन में, और जो फाइंड आउट करना है वो भी सारा डिटेल में लिख लिया है। तो सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब डेप्थ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ है।
सो इस वेरिएशन का साइन हटा के अगर इक्वालिटी का डाला चाहे तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी साथ आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब सबसे पहले क्या करते होते हैं जी, के को फाइंड करते हैं, तो ये लिख लेते हैं कि टू फाइंड के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड के इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, डेप्थ की वैल्यू गिवन है, मतलब जो डी गिवन है वो है 5 और देन प्रेशर की वैल्यू गिवन है 2.25। ये वैल्यूज़ गिवन है और इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये सामने लिखी है, p की जगह पे मैंने 2.25 लिख देना है, p इज इक्वल्स टू के डी। अब p की जगह पे मैंने क्या किया, p की वैल्यू 2.25 लिख ली है इज इक्वल्स टू k, और d की जगह पे 5 लिख लिया जो कि इसकी वैल्यू है। अब 2.25 जो है पॉइंट है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 और जिन डिजिट्स पॉइंट के बाद हैं उतने जीरोस, इज इक्वल्स टू 5k। अब 5k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लाके नंबर्स के साथ 5 को डिवाइड कर देंगे, तो 225 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड हो जाएगा 5 साथ आके इनके, इज इक्वल्स टू k। सो 225 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के। रेसिप्रोकल ले लिए नंबर्स का, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 5 हो गया जब साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ये वाला। अच्छा ये आ गया। अब ये सारा का सारा सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से कट होगा, फिर जो नंबर्स आएंगे वो 100 से कट होंगे। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू आ गई है 0.45 आ गई, इज इक्वल्स टू के। सो इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल्स टू 0.45 और ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब फाइंड करना है जो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए, मतलब डेप्थ फाइंड करनी है। क्या, हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 पाउंड्स पर स्क्वायर इन। सो डेप्थ फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, प्रेशर गिवन है और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के की वैल्यू भी गिवन है, दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो लिखते हैं टू फाइंड डी, क्योंकि डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो टू फाइंड डी इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, प्रेशर की वैल्यू को 9 पुट करेंगे, 9 गिवन है इसलिए, और के की वैल्यू गिवन है 0.45, तो वो पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। और अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में जी। तो यहाँ लिख लेते हैं जब वैल्यूज़ पुट की इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 है p इज इक्वल्स टू के डी, और p की जगह पे 9, k की जगह पे 0.45 इंटू डी, डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो 9 डिवाइडेड बाई 0.45 इक्वल्स टू डी, इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल्स टू 9 को जब डिवाइड करेंगे 0.45 के साथ, और सारा सिंप्लीफाई करने के बाद डी की वैल्यू आ जाएगी 20, और डेप्थ को यहाँ पे किस यूनिट से किया गया था, फुट के यूनिट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था, यहाँ पे लिख देंगे गया स्मॉल ft। सो ये ही रिक्वायर्ड हमारे पास था कि डेप्थ को फाइंड करने के हाउ मच डीप कि वो एग्जर्ट करेगा। सो डी की वैल्यू आ गई है 20 फीट, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फाइंड आउट कर लिए। मेरे स्टूडेंट्स आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे सारे सब में वही काम करना था जो लास्ट एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा था कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस थे और सब स्टेटमेंट्स को पहले अंडरस्टैंड करना था, और जो डाटा अंदर गिवन था उन सबको निकाल के समझ के और देन उनको अप्लाई करके सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, लेबर कॉस्ट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, लेबर कॉस्ट C varies jointly as the number of workers n and the average number of days d. Yes, number of days d. If the cost of 800 workers for 13 days is rupees 286,000, then find the labor cost of 600 workers for 18 days.
क्या कहा गया है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, लेबर कोस्ट सी, लेबर की जो कोस्ट है सी, जिसको सी से डिनोट किया जा रहा है, वेरीज जॉइंटली। अब कीवर्ड यहाँ पे क्या है, एक तो कोस्ट का वर्ड जो यहाँ पे हमने यूज करना है, कोस्ट सी, वेरीज जॉइंटली, तो जॉइंट वेरिएशन भी पढ़ चुके हैं। जॉइंट वेरिएशन में क्या था ये भी पढ़ चुके हैं। जिस लेक्चर में जॉइंट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से भी देख लीजिएगा आप। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब लेबर कोस्ट सी जो है वो वेरी कर रहा है जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स को एन से डिनोट किया गया है, एंड द नंबर ऑफ डेज डी, और नंबर ऑफ डेज को डी से डिनोट किया गया है। इफ द कोस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, अगर 800 वर्कर्स की कोस्ट है, मतलब 800 कोस्ट बताई हुई 800 फॉर 13 डेज, और डेज बताए 13 और रुपीज़ ये बनते, देन फाइंड करनी है लेबर कोस्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज। देन इनकी कोस्ट को फाइंड आउट करना है। ये भी कोस्ट दी हुई है और ये भी डेज गिवन है, और ये सारा डाटा यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेबर कोस्ट सी वेरीज। अब लेबर कोस्ट सी वेरी कर रहा है जॉइंटली, सो सी जॉइंटली वेरी कर रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स एन के साथ एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज के साथ, तो एन और डी दोनों लिख लिए। एक तो ये बात होगी। अब कोस्ट जो है वो दी हुई है सी, मतलब दिया हुआ है 800 और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं 13। ये डाटा हो गया, मतलब कोस्ट है 13, नंबर ऑफ डेज जो हैं कोस्ट, अच्छा कोस्ट जो दी हुई है वो है रुपीज़, ये रुपीज़ में कोस्ट ये मेंशन है 286,000, कोस्ट रुपीज़ में मेंशन है जो कि ये लिखी है, नंबर ऑफ डेज ये हैं। अब ये जो दिया है ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स को एन से डिनोट किया है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 800 जी, तो ये मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स ये लिख ली 800, तो ये डाटा एक हो गया जो एक साथ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, या एक साथ जो दिया हुआ है ये हो गया। फिर है देन फाइंड द लेबर कोस्ट ऑफ 600 वर्कर्स। फिर लेबर कोस्ट जो है 600 वर्कर्स की, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो 600 हैं और नंबर ऑफ डेज जो हैं वो है 18, तो फाइंड करना है लेबर कोस्ट को, मतलब सी को फाइंड आउट करना है। सो ये वाला डाटा एक साथ गिवन है, तो इसको मैंने इस तरह से हाईलाइट कर लिया है जी। नंबर ऑफ वर्कर्स 600, नंबर ऑफ डेज 18 एंड कोस्ट को फाइंड आउट करना है। सो क्या गिवन है, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी। सो ऐसे लिख लेते हैं इस चीज़ को, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के साथ आ जाएगा, तो ये के एन डी बन गया, और इस इक्वेशन को बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, तो के की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे टू फाइंड के, तो के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो बॉक्स मैंने बनाई है इन सब वैल्यूज को यूज करेंगे। तो मैं लिखती हूँ कि पुट सी इज इक्वल्स टू 286,000, डी इक्वल्स टू 13 एंड एन इक्वल्स टू 800 इन इक्वेशन नंबर 1। इन सब वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। के की इक्वेशन क्या है, सी इज इक्वल्स टू के एंड डी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को मैं बारी बारी पुट करने लगी हूँ। सी की जगह मैंने लिखा 286,000 इक्वल्स टू के की जगह पे, अच्छा के को फाइंड आउट करना है, के अननोन है, एन की वैल्यू है 800 और डी है 13। अब 800 एंड 13 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं के साथ, तो दूसरी तरफ जाके मतलब लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। सो 286,000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 13। इस सारे को अगर हम लोग सॉल्व करें तो एट द एंड हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी, ये सारा सॉल्व करने के बाद के आ गया है 27.5। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है।
अब इस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब के की वैल्यू को यूज़ करते हुए जो अननोन सी है यहाँ पे उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखते हैं टू फाइंड सी। तो सी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू 600, d इज इक्वल्स टू 18। अब के भी निकालिए तो के की वैल्यू भी लिख लेते हैं, के इक्वल्स टू 27.5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 सी इक्वल्स टू के एंड डी है। सो सी इज इक्वल्स टू के एंड डी इम्प्लाइज दैट सी की जगह सी को फाइंड करना तो सी एज इट रहेगा। के की जगह मैंने 27.5 लिखा, एन की जगह पे लिखा 600 एंड डी की जगह पे 18। अब ये सब के सब नंबर्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको आपस में तो आंसर क्या आ जाएगा 297,000। सो 297,000 आंसर आ गया है। और यही कहा गया था कि फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स वर्किंग फॉर 8 डेज। मतलब लेबर कॉस्ट फाइंड करी थी ना 600 वर्कर्स की जो 18 डेज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी लेबर कॉस्ट को फाइंड आउट करना था। तो उनकी लेबर कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर ली है और ये है 297,000 रुपीज़ जो कि लेबर कॉस्ट आ गई है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने पूरी स्टेटमेंट आपको समझाई कि इसमें कहा क्या गया है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स जो थे उनको मैंने हाईलाइट किया, उनके बॉक्स बनाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और इजीली आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ के ये सारा डाटा उतार सकें। फिर ये जब मैंने सारा लिख लिया तो आगे तो बहुत ही आसान काम है, सारी वर्किंग बहुत ही इजी है। यही वर्किंग हम लास्ट क्वेश्चंस में भी करते रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो क्वेश्चंस इस तरह से गिवन होते थे, हमने ये काम करना होता था और यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है और ये चीज़ें हमने खुद निकालनी है स्टेटमेंट में से और फिर अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the supporting load C of a pillar varies as the fourth power of its diameter d and inversely as the square of its length L. A pillar of diameter 6 inch and of height 30 feet will support a load of 63 tons. How high a 4 inch pillar must be to support a load of 28 tons? इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द सपोर्टिंग लोड C, लोड को C से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, लोड उसको C से यहाँ पे डिनोट कर दिया है। किसका, ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर, उसका जो डायमीटर है उसकी फोर्थ पावर है और ये वेरी कर रहा है उससे। तो अच्छा, उससे भी डायमीटर से भी वेरी कर रहा है एंड इन्वर्सली, और इन्वर्सली वेरी कर रहा है एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ L, अपनी लेंथ जो है उसके स्क्वायर से इन्वर्सली वेरी कर रहा है। और फोर्थ पावर है, फोर्थ पावर, ये पहले मैं हाईलाइट कर लूँ। द सपोर्टिंग लोड C, सपोर्टिंग लोड को C से डिनोट किया है पिलर के, वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर, वो उसकी फोर्थ पावर है जब वो वेरी कर रहा है डायमीटर से। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ C वेरी कर रहा है, मतलब ये वेरिएशन का साइन डाला, डायरेक्टली वेरी कर रहा है फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर की फोर्थ पावर, तो डी के ऊपर मैंने 4 पावर लिख दी और डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है तो मैंने ऐसे लिख लिया। एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ L, और इन्वर्सली वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ L, लेंथ से। तो इन्वर्सली जब वेरी करते हैं तो 1 के साथ डिवाइड करके लिखते होते हैं, तो मैंने L को 1 के साथ डिवाइड करके लिखा। अब कहा गया है कि वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ से, तो L के ऊपर मैंने स्क्वायर भी लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। सो ये तो रिलेशनशिप लिख दिया लोड के दरमियान, लोड और लोड डायमीटर और लेंथ के दरमियान में जो रिलेशनशिप था वो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब वैल्यूज़ जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, जो डायमीटर है पिलर का वो 6 इंच है ये, एंड हाइट और लेंथ है 30 फीट, विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स, और लोड जो है मतलब C की वैल्यू है 63 टन्स। तो ये सारी वैल्यूज यूज़ करके K की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हाउ हाई, मतलब लेंथ क्या है, हाई मीन्स लेंथ कितनी है, जब 4 इंच का पिलर जो है मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स, जब उसका जो डायमीटर है 4 इंच है तो ये D की वैल्यू गिवन है और 28 टन्स लोड जो है वो C की वैल्यू गिवन है।
ठीक है, ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू और एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो ये सारी कहानी यहाँ पे लिख लेते हैं। अ पिलर ऑफ डायमीटर डी, सो डी क्या है, डायमीटर क्या है 6 इंच, एंड ऑफ हाइट 30 फीट, तो लेंथ क्या है, लेंथ है 30 फीट, विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स, तो लोड को सी से डिनोट किया हुआ है, तो सी की वैल्यू है 63 टन्स। ये सब वैल्यू एक बार में गिवन है, तो मैंने इनको एक बॉक्स में ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब अगली बार में कौन सी वैल्यूज गिवन है, अगली बार में कहा गया कि हाउ हाई, मतलब कितनी लेंथ है, तो लेंथ को फाइंड आउट करना, लेंथ तो बताया नहीं बल्कि पूछी हुई है। हाउ हाई अ 4 इंच पिलर, तो जो इंचेस में जो वैल्यू गिवन है वो डायमीटर की वैल्यू गिवन है, तो डायमीटर है 4 इंच, कि कितना इंच जो पिलर है वो हाई है, 4 इंच पिलर कितना हाई है, मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स, तो टन्स जो है लोड, मतलब लोड जो है वो सी से डिनोट किया हुआ है, तो सी की वैल्यू 28 टन्स होगी, 28 टन्स। डी की वैल्यू भी गिवन है, टन्स की वैल्यू भी गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, मतलब हाउ हाई इट इज़, एल मतलब लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये सारा का सारा तो लिख लिया जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया था, ये लिखा और ये लिख लिया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो वेरिएशन में गिवन है, जब वेरिएशन का साइन हटा के मैं इक्वालिटी का साइन डालूंगी तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। सो सी वेरिएशन का साइन मैंने यहाँ से हटा दिया, तो जब ये हटाया तो के साथ आ गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और D4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइड बाई एल स्क्वायर से, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ D4 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जी, ये होगी इक्वेशन 1। अब सबसे पहले मैं के की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड के, क्योंकि हम पे के की वैल्यू को फाइंड करते होते हैं, तो मैंने लिख लिया टू फाइंड के। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, इन सब वैल्यूज़ को पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखते हैं पुट D इज इक्वल्स टू 6, L इज इक्वल्स टू 30 एंड C इज इक्वल्स टू 63 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सो C की जगह पे मैंने 63 लिखा, के एज इट इज, D की जगह पे 6 7 पावर 4 डिवाइड बाई L की जगह पे 30 और 7 स्क्वायर आ गया, ये हो गया। अब 30 स्क्वायर जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके इसने मल्टीप्लाई हो जाना 63 के साथ, तो 63 मल्टीप्लाई बाई 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू 6 की पावर 4। अब 6 की पावर 4 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके इसने डिवाइड हो जाना है, तो 63 मल्टीप्लाई बाई 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4 इज इक्वल्स टू के। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो के की वैल्यू क्या आएगी जब इस सारे को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, बाकी का सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट यहाँ से रख करके बाकी का सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी जब इस सब को सॉल्व करेंगे, तो ये सारा सॉल्व करने के बाद 63 को जब 30 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर जब डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो k इज इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4 हो जाएगा 1296, ये आया। अब इस सारे को जब आपस में सारा सॉल्व कर लिया, 63 मल्टीप्लाई किया 900 से और फिर डिवाइड किया 1296 के साथ, तो 43.75 आंसर आया है, जो कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इस L की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो लिख लेते हैं टू फाइंड L। तो L को फाइंड करेंगे किस तरह से, जो D और C की मैंने वो यूज़ करते हुए और ये K की वैल्यू यूज़ करते हुए। तो लिखते हैं पुट D की ये वाली वैल्यू, पुट D इज इक्वल्स टू 4, C इज इक्वल्स टू C की भी ये वाली वैल्यू जो कि 28 है, और K की वैल्यू निकाल ली है 43.75 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये है, C इज इक्वल्स टू K D की पावर 4 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। सो C की वैल्यू है 28 इज इक्वल्स टू K आया है 43.75, D की पावर 4 की वैल्यू है 4, तो पावर 4 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर को L को फाइंड करना है, तो L स्क्वायर एज इट इज आ गया।
अब 28 एल स्क्वायर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है इस टर्म के साथ। 43.75 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 की पावर 4 के साथ। तो एल स्क्वायर 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर 28 ने डिवाइड हो जाना है। तो 43.75 इंटू 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 28। तो इस सब को सॉल्व कर लें अगर, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4 तो आ गया 256, तो 43.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 के साथ और डिवाइड करेंगे 28 के साथ। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। जब इस सारा को सॉल्व किया 43.75 मल्टीप्लाई 256 डिवाइड बाई 28, 43.75 मल्टीप्लाई 256 आया 11200 डिवाइड बाई 28। और जब इसको सारे को आपस में सॉल्व कर लिया तो आ गया 400। अच्छा 11200 डिवाइड बाई 28, ठीक है, ये वैल्यू सही लिखी है। ये सारी कटिंग करने के बाद सॉल्व करने के बाद 400 आंसर आया है। तो एल स्क्वायर इक्वल है 400 के, लेकिन एल स्क्वायर की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट करना, एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट सप्लाई कर लेती हूँ कि एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर की बजाय हमने लिखना है एल। तो एल स्क्वायर इक्वल आया है 400 की, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट्स अप्लाई किए। तो स्क्वायर रूट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 400, स्क्वायर रूट से कैंसिल, एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। सो एल की दो वैल्यूज आ गई हैं प्लस माइनस में। अब लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सो एल की पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर कर लेंगे। सिंस लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सो एल इज इक्वल्स टू 20। सो एल इज इक्वल्स टू 20 फिर जो है वो आंसर आ गया है। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब ऐसे कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम t required for an elevator to lift a weight varies jointly as the weight W and the lifting depth d varies inversely as the power P of the motor. If 25 seconds are required for a 4 HP motor to lift 500 pounds through 40 feet, what power is required to lift 800 pounds or lb through 120 feet in 40 seconds? जी ये तो स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, द टाइम टी फर्स्ट कीवर्ड, साथ साथ कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करते जाएंगे। द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट, अगर टाइम टी रिक्वायर्ड है एक लिफ्ट को, एक एलिवेटर है उसको लिफ्ट करने के लिए वेट को वो लिफ्ट करे, वेरीज जॉइंटली, जॉइंट वेरिएशन आ गई एज द वेट W, जिसमें वेट W भी एक कीवर्ड है, एंड द लिफ्टिंग डेप्थ D, और जो डेप्थ है ये डिस्टेंस है, जो डेप्थ है वो है D, वेरीज इन्वर्सली। अब ये वेरी कर रहा है इन्वर्सली एज द पावर P से। यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, टोटल 4 क्वांटिटीज़ आ गई हैं, टाइम, देन W वेट, डेप्थ मतलब डीपनेस, और पावर ऑफ द मोटर। ये 4 क्वांटिटीज़ हो गई हैं पास, इनको मैंने हाईलाइट कर लिया। और टाइम टी जो है वो वेरी कर रहा है जॉइंटली W से और D से, और ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है P पावर से। अच्छा, इफ़ 25 सेकेंड आर रिक्वायर्ड फॉर अ 4 HP, 25 सेकेंड अगर रिक्वायर्ड हैं, मतलब इतना टाइम अगर रिक्वायर्ड है फॉर अ 4 HP मोटर, 4 HP मोटर मतलब इतनी पावर के लिए P है, टू लिफ्ट 500 पाउंड्स, ये है वेट, पाउंड्स LB जो होता है वेट के लिए होता है, थ्रू 40 फीट, और ये है डेप्थ D। व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, तो P क्या होगा, पावर क्या है, पावर को फाइंड आउट करना है। टू लिफ्ट करने के लिए 800 पाउंड्स को, मतलब इतने वेट को लिफ्ट करने के लिए पावर क्या होगी,
जिसमें डीपनेस जो है वो 120 है, मतलब डी की वैल्यू 120 फीट है, और टाइम 40 सेकेंड्स जो है वो दिया हुआ है या है, ठीक है। सो ये सारा हाईलाइट कर लिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में अपने डाटा को, और अब लिख लेते हैं और मज़ीद क्लियर करने के लिए। द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट, टाइम टी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब टाइम टी रिक्वायर्ड है एक एलिवेटर को लिफ्ट करने के लिए, एक एलिवेटर के लिए जो लिफ्ट करेगा वेट को, तो टाइम टी लिखा। अब वेरिएशन आ रही है तो मैंने वेरिएशन का साइन डाल दिया। अब जॉइंटली वेरिएशन है कि वो वेरी कर रहा है जॉइंटली एज द डब्ल्यू वेट एंड लिफ्टिंग डेप्थ डी, डब्ल्यू से और डी से ये जॉइंटली वेरिएट करे, मैंने ऐसे लिख लिया। एंड वो वेरी कर रहा है इन्वर्सली एज द पावर पी ऑफ द मोटर। तो इन्वर्सली जब वेरिएशन हो रही हो तो उस नंबर को या उस क्वांटिटी को 1 के साथ डिवाइड करके लिखा जाता है, तो मैंने ऐसे करके लिख लिया। तो ये बन जाएगा टी इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाय पी। एक ये चीज़ आ गई। तो जी ये रिलेशनशिप हो गया इन 4 क्वांटिटीज़ के दरमियान में, जो मैंने ऐसे ब्लॉक बना के बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया है। अब वैल्यूज़ क्या गिवन है, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड, आर रिक्वायर्ड फॉर 4 HP इतनी पावर के लिए, तो P है 4 HP। मोटर टू लिफ्ट 500 पाउंड्स, मतलब वेट 500 पाउंड्स होगा, थ्रू 40 फीट, डीपनेस या डेप्थ क्या है 40 फीट। तो ये डाटा साथ में दिया हुआ है, तो इसको मैंने इस तरह से साथ में लिख लिया। D इज इक्वल्स टू 40 फीट था, तो इस तरह से 40 फीट लिख लिया जी, ये लिख लिया। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, पावर क्या है, P क्या होगा अगर जो वेट लिफ्ट करना है वो है 800 पाउंड्स, और थ्रू डेप्थ 120 फीट, 120 फीट डेप्थ गिवन है, इन 40 सेकेंड्स टाइम, और टाइम है 40 सेकेंड्स। तो ये डाटा साथ में गिवन है, तो इस डाटा को इस तरह से लिख लिया जी। ये डाटा इस तरह से लिख लिया। अब ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन, इस सारे डाटा को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं जो रिलेशन गिवन है, टी प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू डी डिवाइड बाई पी। तो जब इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वालिटी का साइन आएगा, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के भी आ जाएगा, जो साथ लिख दिए इस तरह से। और ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई है, इस इक्वेशन में सब वैल्यूज़ को पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और सबसे पहले के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमेशा के की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे भी के की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। तो लेफ्ट साइड से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रब करके मैं बाकी का सोल्यूशन इधर कर लेती हूँ। डाटा सारा मैंने लिख लिया है जो गिवन था स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट को सारा समझ लिया है। अब इस स्टेटमेंट की कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू डी डिवाइड बाई पी। अब सब वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। कौन सी, ये वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि पुट टी इज इक्वल्स टू 25, पी इज इक्वल्स टू 4, W is equals to 500 and D is equals to 40 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 है T is equals to KWD divided by P, implies that T की जगह मैंने 25 लिखा equals to K, W की जगह पे लिख दिया 500 और D की जगह पे लिखा 40 जो वैल्यूज गिवन है, डिवाइडेड बाय P की वैल्यू 4 गिवन है तो 4 लिख ली। अब 4 डिवाइड हो रहा है 25 के साथ आके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई हो रहा है 500 के साथ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 40 के साथ। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये पूरी की पूरी टर्म जो है के से मल्टीप्लाई हो रही थी तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी इन टर्म्स के साथ, तो मैंने ऐसे लिख लिया इज इक्वल्स टू के। अब ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ 10 बच गया। अब इनकी कटिंग करेंगे मज़ीद सारी की सारी, सॉल्व करेंगे सब सारा, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 200
सो के की वैल्यू क्या आ गई, के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 200 जो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब क्या फाइंड आउट करने को कहा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड करना है पी को, पावर को, जब वेट 800 पाउंड्स, डेप्थ 120 फीट और टाइम 40 सेकेंड्स जो है वो गिवन है। सो यहाँ लिख लेते हैं अब के टू फाइंड पी, यहाँ पे लिखना था टू फाइंड के, जो कि नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा या यहाँ पे लिख लें कि टू फाइंड के। जी मैंने इस साइड से लिख ली इसलिए रफ सा लिखा गया, आप इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, टू फाइंड पी क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज़ को, कौन सी वैल्यूज़, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे 800, डी की 120, टी की 40 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है टी इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी डिवाइड बाई पी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी की जगह पे 40 पुट किया इज इक्वल्स टू के वैल्यू फाइंड कर लिया, के की 1 डिवाइड बाई 200 वैल्यू हुई है, ऐसे लिख ली। और डब्ल्यू की वैल्यू 800 है, डब्ल्यू 800 है, डी 120 दिया हुआ है तो मैंने इस तरह से लिख लिया डी को 120, और पी डिवाइड हो रहा है तो पी है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, पी को फाइंड आउट करना है, सो पी इसी तरह से डिवाइड ही होगा। अच्छा, पी इधर डिवाइड हो रहा है इन नंबर्स के साथ, तो P को उधर जाके 40 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 भी बन गया और ये आ गया 800 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 200। ये 0 0 इस 0 से कैंसिल हो गए तो बच गया 8 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 2 और 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा, तो यहाँ बच गया 4 मल्टीप्लाई बाय 120 और 40 P। अब P यहीं पर रहेगा, 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इनके साथ आगे 40 ने डिवाइड हो जाना है, तो 4 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 40 और ये सारा सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल, तो P इज इक्वल्स टू बचा 12। सो P की वैल्यू आ गई है 12 HP। तो पावर फाइंड आउट करने को कहा गया था जो कि फाइंड आउट कर ली है और आंसर ये आया है हमारे पास। इसको भी रब कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ। P की वैल्यू को फाइंड करना था, P फाइंड कर लिया जो कि 12 HP आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज नंबर 3.7 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v। If the kinetic energy is 4,320 feet per pound when the mass is 45 pounds and the velocity is 24 feet per second, determine the kinetic energy of a 3,000 pounds automobile traveling 44 feet per second। क्या कहा गया है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है ऑफ अ बॉडी जो कि वेरी कर रही है जॉइंटली एज द मास m ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v। काइनेटिक एनर्जी एक कीवर्ड हो गया जो कि वेरी कर रहा है जॉइंटली, तो जॉइंट वेरिएशन हो रही है इस वाले क्वेश्चन में, तो जॉइंट वेरिएशन को हाईलाइट कर लिया एज द मास m और एक कीवर्ड मास हो गया जो हमने m से डिनोट किया हुआ है ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v, और एक और जो क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का यहाँ पे जिक्र हुआ है। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज़, काइनेटिक एनर्जी इतनी है अगर व्हेन द मास इज़ दिस एंड वेलोसिटी इज़ दिस, तो डिटर्मिन करनी है काइनेटिक एनर्जी जब वेट मतलब मास 3000 गिवन होगा और 44 फीट पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी गिवन होगी, तो फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी को। तो जो गिवन डाटा है सारा लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका।
सॉल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी जो क्वांटिटी की मैंने वो लिख ली यहाँ पे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है मास वेलोसिटी के साथ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली। अब जॉइंट वेरिएशन है, वेरिएशन का साइन मैंने यहाँ पे डाल दिया। जॉइंट वेरिएशन में क्वांटिटीज़ को साथ में लिखा जाता है, तो यहाँ पे है कि एज द मास एम ऑफ द बॉडी, मास एम ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी वी, तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वी, तो जॉइंट वेरिएशन थी, दोनों क्वांटिटीज़ मैंने मास और वेलोसिटी साथ में लिख ली है और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया। ये तो इस तरह से लिख लिया है। अब क्या कहा गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4320 है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू की मैंने वो लिख लेते हैं 4320 फीट पर पाउंड्स या LB। व्हेन द मास इज़ 45, मास m जो है वो 45 पाउंड्स गिवन है एंड द वेलोसिटी इज़, वेलोसिटी की वैल्यू 24 फीट पर सेकेंड दी हुई है। तो इस सारे डाटा को एक साथ दिया हुआ है, तो इस सारे डाटा को मैंने हाईलाइट कर लिया ऐसे बॉक्स बना के। अब क्या कहा गया है कि डिटर्मिन करना है काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना। अच्छा, ये डाटा सारा यूज़ होगा के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। अगला यूज़ होगा काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है जब 3000 LB ऑटोमोबाइल, मतलब जो मास गिवन है वो है 3000 पाउंड्स और वेलोसिटी है 44 फीट पर सेकेंड। और इस सारे डाटा को भी मैंने इस तरह से हाईलाइट कर लिया बॉक्स बना के। तो ये जो सब कुछ गिवन था उसको एक साथ करके लिख लिया है। अब जो रिलेशनशिप गिवन था काइनेटिक एनर्जी और मास वेलोसिटी के दरमियान में, वो ये है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर, और दो क्वांटिटीज़ हैं तो जॉइंट वेरिएशन का नाम इसको दिया जा सकता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब मैं हटाऊंगी तो कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के है वो भी साथ में आ जाएगा, तो kmv स्क्वायर आ गया। और ये बन गई है एक इक्वेशन जिसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब फाइंड करनी है के की वैल्यू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, सिर्फ के अननोन है, तो के अननोन के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखते हैं टू फाइंड के। अब के कैसे फाइंड होगा, इन सब वैल्यूज़ को यूज़ करके के की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। तो लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 4320, मास इज इक्वल्स टू 45, v इज इक्वल्स टू 24। अब इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसे रब कर लेते हैं, क्योंकि उसका काम हमने कर लिया। उससे हमने जो अंडरस्टैंड करना था, जिन स्टेटमेंट्स को, जिन कॉन्सेप्ट्स को और वैल्यूज़ को हाईलाइट करना था वो कर लिया। अब यहाँ पे अपना सॉल्यूशन लिखते हैं जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी की इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट किया तो क्या आएगा, 4320 काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिखा, फिर के एम दिया हुआ है 45 और वी की वैल्यू 24 है, 24 ऊपर स्क्वायर आ गया। अब के को फाइंड करना है, तो 4320 सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके सब डिवाइड हो गया। 45 मल्टीप्लाई 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो के की वैल्यू सारा का सारा सॉल्व करने के बाद क्या आई, के आ गया 432 डिवाइडेड बाय 2592। तो ये के की वैल्यू आ गई है। अब फाइंड करनी है वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की, मतलब काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो लिखा टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। पुट क्या करना है, पुट करेंगे यहाँ पे, पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करेंगे m इज इक्वल्स टू 3000, v इज इक्वल्स टू 44 और k की वैल्यू भी आ गई है, k की वैल्यू भी आ गई है तो वो भी पुट कर लेंगे। वो है 432 डिवाइडेड बाय 2592 इन इक्वेशन नंबर 1। इन सब वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के आया है 432 डिवाइडेड बाय 2592 और m की वैल्यू है 3000,
v क्या आया है, v है 44, 44 का स्क्वायर। अब इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करके सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 432 को मल्टीप्लाई किया है 300 के साथ, अच्छा इस तरह लिख लेते हैं 432 मल्टीप्लाई 3000, 3000 है, 44 का स्क्वायर है 1936 डिवाइडेड बाय 2592। अब 432 मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई 1936, ये सारा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, इस सारे को यहाँ पे लिख लेते हैं। जी, तो जब ये सारा सॉल्व किया, इन सब वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 250 9056 00 डिवाइडेड बाय 2592। सो ये आ गया सारा ऊपर वाली टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई की थी उनको सॉल्व करके, और जब इसको भी मज़ीद सॉल्व किया आपस में 250 905 600 डिवाइडेड बाय 2592, जब इनको आपस में सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 96,8000, और काइनेटिक एनर्जी है 100 फीट पर पाउंड, इसके यूनिट को इस तरह से लिख देंगे जिसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो यही रिक्वायर्ड था कि काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है, और रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, और इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस थे, और इन सब 9 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, इनके स्टेटमेंट्स को समझा है, उसका कॉन्सेप्ट जो उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ था वो समझा है, और जो गिवन इंफॉर्मेशन डाटा था वो सब फाइंड आउट करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन और क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन, कोई टर्म या कोई स्टेप ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अपना फीडबैक दें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अब मैं आऊँगी एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करेंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।